कहानी की शुरुआत में हम तीन दोस्तों को देखते हैं जो स्कूल के स्टूडेंट्स थी, जिनमें एक का नाम सोई था। ये तीनों एक चर्च में आकर हाथ में मोमबत्तियां लेकर एक साथ वादा करती हैं कि आज रात अपनी जान लेकर हम मरने वाली हैं। फिर ये कागज पर अपनी जान लेने का आखिरी नोट लिखती हैं और उस पर अपना अपना खून भी डालती हैं और मजीद उस पर हाथ रख के कसम खाती है। अभी वो ये कर ही रही थी कि तभी चर्च का दरवाजा कोई खटखटाता है, जिस वजह से तीनों काफी घबरा जाती है। इसी दौरान हम दूसरी तरफ स्कूल के बाहर एक लड़की को देखते हैं जो अपनी बहन युंजू के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी छत से कूदकर उसकी बहन युंजू अपनी जान ले लेती है, जिस वजह से उसकी बहन काफी डर भी गई थी, साथ ही उसे काफी दुख भी होता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अगले दिन हम उन तीनों लड़कियों यानी सोई और उसकी दोस्तों को स्कूल के ऑफिस में देखते हैं जो कल रात मरने का प्लान बना रही थी। तीनों ही जिंदा थी, जिसका मतलब कि किसी ने भी अपनी जान नहीं ली थी। यह स्कूल की प्रिंसिपल उन तीनों से जानकारी लेने लगती है कि आखिर युंजू ने अपनी जान क्यों ली होगी। इनमें से सोई सबसे ज्यादा दुखी थी। इस वक्त भी वो काफी जज्बाती हो गई, इसीलिए वॉशरूम में आकर रोने लगती है। दरअसल युंजू सोई की काफी अच्छी दोस्त थी और ये दोनों हमेशा साथ में रहा करती थी। इसी बीच हम बाथरूम के बाहर खड़ी युंजू की आत्मा को देख पाती है जो लगातार सोई को ही देखती जा रही थी। वो सोई के पास आकर हाथ लगाकर उसे छूना चाहती थी, आवाज भी लगाती है, पर जब सोई पीछे मुड़कर देखती है तब तक युंजू की आत्मा वहाँ से जा चुकी थी। अब जब सोई क्लास में आती है तो यहाँ कुछ लड़कियाँ उसका रास्ता रोककर उसे परेशान करने लगती है और उससे युंजू की मौत के बारे में पूछने लगती है, लेकिन सोई एकदम चुपचाप खड़ी रहती है, उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाती। इतनी ही देर में यहाँ सोई की दोस्त आकर उन लड़कियों को अच्छा खासा सुना देती है और सोई का हाथ पकड़कर उसे यहाँ से ले जाती है। आगे जब वो तीनों यानी सोई और उसकी दोनों दोस्तें जो उसके साथ अपनी जान लेने वाली थी, वो लंच के टाइम लाइन में लगी हुई थी, जहाँ तभी एक बदतमीज लड़की आकर उन्हें फिर से परेशान करने लगती है। वो कहती है कि मुझे लगता है सोई कुछ छुपा रही है और ये युंजू की मौत के बारे में जरूर कुछ जानती है, जो कहकर वो फिर से सोई से सवाल जवाब करने लगती है, जिस पर सोई की दोस्त उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि आइंदा के बाद इसे परेशान मत करना, वरना मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल को कर दूंगी। अगले दिन सोई अकेले ही लाइब्रेरी में जाकर जमीन पर बैठी होती है। वो काफी उदास लग रही थी क्योंकि युंजू की मौत की वजह से अभी भी काफी दुखी थी, लेकिन तभी यहाँ उसकी दोस्त आकर उसे संभालती है। सोई उसे बताती है कि कल रात मैंने युंजू को भी हमारे मरने अपनी जान लेने के बारे में बता दिया था, तो मेरे ख्याल से उसकी मौत हमारी वजह से हुई, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, तो मैं मर रही थी इसीलिए उसने भी अपनी जान ले ली। यानी कि मरने का प्लान बनाया इन तीनों ने था, लेकिन सिर्फ वो ही मरी, जबकि इन तीनों ने अपनी जान नहीं ली। ये अभी तक जिंदा है, हालांकि इन्हें भी मर जाना चाहिए था। अब रात को सोई जब सोने की कोशिश कर रही थी तो बार बार उसे युंजू के मरने का ख्याल आ रहा था कि कैसे उसने छत से कूदकर अपनी जान ली होगी और उसका खून ही खून हो गया होगा। अब इस वजह से सोई की नींदें भी उड़ गई थी। अगले दिन सोई युंजू की फ्यूनरल पर जाती है, यानी जब उसे दफनाया जा रहा था। यह युंजू की बहन सोई को रोककर उससे पूछने की कोशिश करती है कि आप मुझे युंजू के बारे में बताएं, उसने अपनी जान क्यों ली? मैं अपनी बहन को जानती हूँ, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती थी, उसने तो उस रात मुझसे मिलने का वादा किया था, तो बताइए भला उसने ऐसा क्यों किया? अब सोई उसकी बातें सुनती तो है, लेकिन बगैर कुछ बताए वहाँ से चली जाती है। घर जाने के लिए जब वो बस में बैठी थी तो युंजू के साथ गुजारे वक्त को याद करने लगती है कि हम साथ में कितना खुश रहा करती थी। जो सब याद करके वो काफी जज्बाती हो गई, फिर से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन स्कूल के सारे बच्चे चर्च में युंजू के लिए दुआ करते हैं ताकि उसकी आत्मा को सुकून मिल सके। अब सोई उस जगह के पास जाती है जहाँ पर युंजू ने अपनी जान ली थी। वो यहाँ भी उसकी बातें याद करने लगती है कि हम दोनों एक साथ वक्त गुजार के कितना खुश रहा करती थी। यहाँ हमें उनके पुराने वक्त का एक सीन भी दिखाया जाता है जहाँ इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वो हमेशा ये वादा करती थी कि हम हमेशा साथ साथ रहेंगे। ये सोचकर सोई आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसकी दोस्त आकर उसे रोक लेती है, कहने लगी कि हमने यहाँ न आने का वादा किया था, तो फिर तुम यहाँ क्यों आ गई? खैर जो भी है, चलो मेरे साथ, जो कहकर वो सोई को अपने साथ ले जाती है। अब यहाँ छत पर युंजू की आत्मा खड़ी थी जो उन दोनों को जाता हुआ देख रही होती है। अगले दिन सोई जब क्लास में थी तो देखती है कि अचानक उसकी उंगली से खून निकलना शुरू हो गया है, फिर पूरा हाथ ही खून से भर गया, जो देखकर वो काफी डर गई, एकदम चौंक कर आवाज निकालती है, जिस वजह से सारी लड़कियां उसे देखने लगती हैं। अब जब सोई दोबारा से अपना हाथ देखती है तो वहाँ कोई खून नहीं था, जिस वजह से उसे काफी हैरत हुई। क्लास खत्म होने के बाद सोई और उसकी दोस्त जब बाहर जा रही थी तो वहाँ एक शीशे के दरवाजे पर सोई और उसकी दोस्तों के नाम लिखे थे, साथ में ये भी कि ये लड़कियाँ युंजू की मौत के बारे में छुपा रही हैं, उस बारे में ये सारी सच्चाई जानती हैं।
अब ये देखकर सोई की दोस्त को उस बदतमीज लड़की पर शक हुआ, इसीलिए वो फौरन उसके पास जाकर पूछती है कि तुमने हमारा नाम और हमारे बारे में वो बकवास क्यों लिखी वहाँ। जिस पर वो कहती है मैंने नहीं लिखा, मुझे कोई जरूरत नहीं है, और हो सकता है ये युंजू की आत्मा ने लिखा हो। रात के वक्त सोई और उसकी दोनों दोस्तें चर्च में मिलती है। यहाँ सोई उन दोनों को कहती है क्यों न हम स्कूल में सबको सारी सच्चाई बता दें, जिससे हमें कभी भी कोई परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर दोनों दोस्तें काफी हैरान रह जाती है। कहती है नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमने सारी सच्चाई बता दी तो हमें स्कूल से निकालकर कहीं और भेज दिया जाएगा, साथ ही हमारी काफी बदनामी भी होगी, कोई भी इज्जत नहीं करेगा हमारी, सब क्या सोचेंगे। जिस बात पर सोई मान जाती है कि ठीक है, फिर हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अब जब ये तीनों घर के लिए जा रही थी तो उनकी एक दोस्त बार बार पीछे मुड़कर देखने लगती है। सोई और दूसरी दोस्त जब उससे पूछती है कि क्या हुआ, कौन है पीछे, बार बार पीछे मुड़कर क्यों देख रही हो, तो वो जवाब देती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई कब से हमारा पीछा कर रहा है। पर उसकी दोस्त ये कहकर बात को टाल देती है कि तुम युंजू के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। मेरी बात मानो, उसे अपने जहन से निकाल दो, इतना मत सोचो उसके बारे में। अब इसी स्कूल की एक और बच्ची बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान लेने की कोशिश करती है, क्योंकि उसकी क्लास की लड़कियां उसे बहुत परेशान करती थी, जिस वजह से उसे सुकून पाने के लिए मरने के अलावा और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। कूदने के लिए उसने जैसे अपने कमरे की खिड़की खोली, अचानक वहाँ आकर युंजू उसे रोक लेती है। साइड में गिराकर पहले उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है, फिर उसका गला घोंटकर खुद उसकी जान ले लेती है। अब रात के वक्त सोई की एक दोस्त को उसकी डैड काफी मार रही थी, क्योंकि वो फुल शराब के नशे में थी। अपनी बेटी को इसलिए मार रही थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर रही, क्योंकि पेपर्स में उसके नंबर कम आए थे। उधर सोई की दूसरी दोस्त एक चाबी की मदद से अपनी सारी किताबें फाड़ने लगती है, क्योंकि उसे पता चला था कि इस बार फर्स्ट कोई और आया है। फिर वो चाबी अपने हाथ में पकड़ लेती है। यहाँ हमें पता चला कि ये चाबी उस स्टूडेंट को दी जाती है जो पूरे साल फर्स्ट आता है, पर क्योंकि इस बार फर्स्ट कोई और आया था, इसलिए अगले दिन प्रिंसिपल उसे वो चाबी वापस मांगती है, जिस पर वो कहती है कि प्लीज ये चाबी मेरे पास ही रहने दीजिए। यहाँ हमें पता चला कि इस बार फर्स्ट दरअसल युंजू आई है, जिसकी मौत हो चुकी है। ये जानकर सोई की उस दोस्त को काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो वहाँ से बाहर आ गई, क्योंकि हमेशा की तरह इस बार भी फर्स्ट वो ही आना चाहती थी। वो अब जाती है अपनी दूसरी दोस्त के पास क्लास में, जहाँ वो देखती है कि उनकी दोस्त की आंख पर चोट लगी है, क्योंकि कल रात उसके डैड ने उसे बहुत बुरी तरह मारा था। उसकी जख्मी दोस्त कहती है कि प्लीज आज रात तुम मेरे साथ मेरे घर पर रुक जाओ, क्योंकि मेरे डैड मुझे फिर से बहुत मारेंगे, जिस बात का वो कोई जवाब नहीं देती। अब ये दोस्तें जब लंच करने कैंटीन में गयी तो वहाँ कुछ लड़कियाँ ये अफवाह फैला रही थी कि युंजू ने कूदकर अपनी जान इसलिए ली क्योंकि वो माँ बनने वाली थी। ये अफवाह सुनकर सोई को काफी बुरा लगता है, इसीलिए वो अपने दोनों दोस्तों को लेकर बाहर आती है बात करने। अब उसके ऐसा करने से उसके दोस्तों को लग रहा था कि ये अफवाह सोई ने फैलाई, जिस पर वो मना कर देती है, ये कहते हुए कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि युंजू मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो जब बातें कर रही थी तो तभी उनकी दोस्त को पेड़ के पीछे कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो घबरा गई। उसने जब इस बारे में दोनों को बताया और जब उन्होंने वहाँ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। अब सोई अफवाह की वजह से बहुत परेशान थी, इसीलिए वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर से कुछ लड़कियाँ उसका रास्ता रोककर उसे परेशान करने लगती है और युंजू के बारे में पूछने लगती है, जिससे सोई को इतना गुस्सा आता है कि वो उन्हें साइड में धक्का मारकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके सामने युंजू की छोटी बहन आ जाती है और रो रो कर उसे युंजू की माँ बनने वाली बात पूछती है। ये भी बताती है कि मैंने उसका पूरा कमरा चेक किया था, लेकिन वहाँ से मुझे कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जो इस बात की तरफ इशारा करता कि युंजू अपनी जान लेने वाली है। सोई इस बार भी उसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। इस वजह से युंजू की बहन काफी दुखी हो गई और फैसला करती है कि अब मैं उस छत पर जाकर खुद ही इस बात का पता लगवाऊंगी कि आखिर मेरी बहन ने अपनी जान क्यों ली। वो जब छत पर गई कोई सुराग ढूंढने तो वहाँ उसे कुछ न मिला, जिस वजह से वो काफी परेशान हो गई। उसे इतना दुख होता है कि वो भी छत पर आकर कूदकर अपनी जान लेने का फैसला करती है, लेकिन तभी पीछे से युंजू की आत्मा आकर अपनी बहन को खींचकर उसकी जान बचा लेती है। अब हमें कुछ वक्त पहले का सीन दिखाया जाता है, जब सोई की दोनों दोस्तें उसकी जिंदगी में आई थी तो वो युंजू को कम टाइम देने लगी थी, यानी ज्यादातर अपने उन दोनों दोस्तों के साथ ही रहती थी, जबकि उनके आने से पहले युंजू और सोई हमेशा एक साथ रहा करती थी। अब उसकी दूरी की वजह से युंजू को काफी बुरा लग रहा था। इन दिनों सोई का एक लड़का भी दोस्त बन गया था, जो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगी थी। वो एक साथ बहुत खुश थी, इसलिए चोरी चोरी उन दोनों ने शादी कर ली। कुछ दिन के बाद पता चला कि सोई माँ बनने वाली है। अब जब ये बात सोई के हस्बैंड की मॉम को पता चली कि मेरी बेटी ने एक तो चुपके से शादी कर ली और दूसरा उसकी वाइफ माँ बनने वाली है, तो उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसी स्कूल में पढ़ने वाली लड़की मेरे बेटे की वाइफ बने और उसके बच्चे की माँ। तो इसीलिए वो सोई को हॉस्पिटल लेकर गयी, जहाँ उन्होंने उसके बच्चे को मरवा दिया। इस बात से सोई को बहुत दुख हुआ और जब उसने ये बात
बात अपने हस्बैंड को बताई कि तुम्हारी मॉम ने मेरे साथ ये किया, तो बजाय सोए का साथ देने वो उससे लड़ने लगता है। कहता है कि तुम एक अच्छी लड़की नहीं हो, मेरे लायक तो बिल्कुल भी नहीं। जो कहने के बाद वो उससे अपनी शादी ही तोड़ लेता है। इस बात से सोए इतना परेशान रहने लगी कि एक दिन गुस्से में उसने युंजू के साथ बहस कर ली, जिस वजह से उनकी नाराजगी हो गई। अब सीन वापस से प्रेजेंट टाइम इन्हीं मौजूदा वक्त में आ जाता है, जहाँ रात में सोए अकेले झूला झूल रही थी, लेकिन बार बार उसे ऐसा महसूस होता है जैसे साथ वाले झूले में युंजू की आत्मा बैठी है, जिसका चेहरा खून से भरा हुआ है। इस वजह से वो इतना घबरा गई कि हड़बड़ी में वो झूले से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह सोए जब क्लास में अकेली बैठी थी तो यहाँ वही बदतमीज लड़की आकर उसे धक्का मारती है, फिर से परेशान करने लगी और युंजू की मौत के बारे में पूछने लगती है। कहती है कि मैं जान गई हूँ कि तुम और युंजू बहुत अच्छी दोस्ती थी, इतनी अच्छी कि तुम्हारा बहुत प्यार था, लेकिन तुम्हारे दोनों दोस्तों को ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई। वो जानबूझकर तुम्हारी दोस्ती में घुस गई, इसलिए ताकि युंजू हर वक्त टेंशन में रहे, उसका पढ़ाई में दिल न लगे, जिस वजह से उसकी फर्स्ट पोजीशन न आई। और तुम्हारी वो दोस्त जो हमेशा फर्स्ट आती थी, हर बार की तरह वही फर्स्ट आई, तो इसी वजह से तुम ही युंजू की मौत की जिम्मेदार हो। तुम्हारी ये टेंशन लेने से उसने परेशान होकर अपनी जान ली। ये सुनकर सोए को बहुत दुख होता है, इसीलिए वो यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ युंजू की आत्मा आ जाती है और पीछे से उस लड़की पर हमला करके उसका मुंह पकड़ लेती है, दम घोटकर जान से मारने की कोशिश करने लगती है। असल में युंजू की आत्मा ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि ये बदतमीज लड़की बार बार सोए को परेशान कर रही थी, ताकि वो इसकी बातों से तंग आकर टेंशन लेकर अपनी जान ले ली। कुछ देर के बाद सोए जब क्लास में वापस आई तो वो लड़की वहाँ से गायब थी, जो देखकर उसे काफी हैरानी हुई। फिर अब स्कूल में ये अफवाह फैल गई थी कि युंजू ने इसलिए अपनी जान ली क्योंकि सोए उसको छोड़कर अपने दोनों दोस्तों के साथ वक्त गुजारने लगी थी। इन सब बातों का सोए पर काफी बुरा असर पड़ता है, वो बहुत दुखी हो गई और बस इसी के बारे में हर वक्त सोचने लगती है। इतना परेशान हो गई थी कि एक खिड़की पर अपना हाथ जोर से देकर मारती है, जिससे वहाँ का कांच टूट जाता है, जबकि सोए के हाथ पर भी काफी गहरी चोट लग गई थी, जिससे उसका खून बहने लगता है। सोए के हस्बैंड की मॉम गाड़ी से कहीं जा रही थी, वो फोन सुन रही थी और बहुत खुश नजर आ रही थी, लेकिन तभी अचानक उन्हें गाड़ी में अजीब सा महसूस होने लगा, जिसके साथ ही दर्दनाक आवाज वहाँ आना शुरू हो गई। ये आवाज इतनी बुरी और तकलीफ दी थी कि उनके कानों में चुभन पैदा कर रही थी, जिससे बचने के लिए उन्होंने अपने कानों पर हाथ रख लिया, लेकिन फिर भी नाकाबिले बर्दाश्त आवाज की वजह से उनके कानों के पर्दे फट जाते हैं और उनका खून बहने लगता है। साथ ही साथ अब आंखों, नाक और मुंह से भी खून बहने लगा था, जिस वजह से उन्हें इतनी तकलीफ हुई कि वहीं उनकी मौत हो जाती है, वो भी बहुत दर्दनाक। उन्हें भी युंजू की आत्मा नहीं मारा था क्योंकि सोए के बच्चे को उन्होंने मरवाया था, इसलिए जिससे हम जान पाए कि युंजू हर उस इंसान को मार रही है जिन्होंने कभी भी सोए को परेशान किया हो, उसे तकलीफ पहुंचाई हो। अब स्कूल में सोए की दोस्त उसे फंसाने के लिए लड़कियों को कह रही होती है कि उस रात छत पर युंजू के साथ सोए भी थी, उन दोनों ने एक साथ मिलकर अपनी जान लेने का फैसला किया था, लेकिन मरी तो सिर्फ युंजू ही, जबकि सोए ने उसके साथ बेईमानी की और उसने अपनी जान नहीं ली। ये बताने के बाद जब वो वॉशरूम में आई तो उसके सामने युंजू की आत्मा आ जाती है, जो खून से लथपथ थी, जिससे वो इतना डर गई कि पीछे जाके गिरती है। थोड़ी देर के बाद जब वो क्लास में आई तो अपनी दोस्त को इस बारे में बताती है कि मैंने वॉशरूम में युंजू की आत्मा को देखा, वो अब हमें भी नहीं छोड़ेगी। जो सुनकर उसके दोस्त को यकीन नहीं आता क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बस इसका वहम होगा। अब जब वो क्लास से बाहर आई तो उसे फिर से खिड़की के बाहर युंजू की आत्मा दिखाई देती है, जिससे वो इतना घबरा गई कि जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सारे वहाँ आए तो उसने बता दिया कि बाहर युंजू की आत्मा है। अब जब सारे बच्चों ने बाहर देखा तो वहाँ युंजू की आत्मा कहीं भी दिखाई नहीं देती, बस वहाँ युंजू की छोटी बहन ही खड़ी थी। थोड़ी देर के बाद युंजू की छोटी बहन क्लास में आती है सोए से मिलने के लिए। इस बार वो अपनी बहन के बारे में सोए से कोई सवाल नहीं करती, बल्कि उसे रिलैक्स करती है, शांत करने लगी, क्योंकि इस वक्त भी सोए काफी परेशान थी, जिससे हम समझ पाए कि असल में युंजू की आत्मा ने अपनी बहन को सब कुछ सच सच बता दिया था। अब जब सोए की वही दोस्त जिसे बार बार युंजू की आत्मा दिखाई दे रही थी, वो उसकी बहन के बाल पकड़कर उसे पीटने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि युंजू की बहन ही बार बार अपनी बहन की आत्मा बनकर मुझे डरा रही है। ये देखकर सोई उन लोगों की लड़ाई छुड़वाकर उन्हें शांत करती है और युंजू की बहन को वहाँ से जाने का कहती है। अब युंजू की बहन वहाँ से जाने के लिए मान तो गई, पर जाते जाते वो सोए की दूसरी दोस्त को कहती है कि अच्छा होगा अगर तुम सारी सच्चाई सबको बता दो, जिस बात से सोए की उस दोस्त को इतना गुस्सा आता है कि वो युंजू की बहन को धक्का मारकर क्लास से बाहर करती है और दरवाजा बंद कर लेती है। अब सोए की वो जख्मी दोस्त जिसे बार बार युंजू की आत्मा नजर आ रही थी, डर की वजह से वो वॉशरूम में आकर छुप जाती है, पर तभी यहाँ उसकी दूसरी दोस्त
आकर उसे संभालती है और समझाने लगी कि देखो तुम खामखा युंजू की आत्मा से डर रही हो, वो मर चुकी है और अब कभी भी वापस नहीं आ सकती। लेकिन फिर भी उसकी दोस्त को डर लग रहा था, इसलिए वो कहती है कि चलो बता देती है सबको सारी सच्चाई। जो सुनकर उसकी दूसरी दोस्त ऐसा करने से मना करती है। उसे लगा कि अगर ये बाहर गई तो अपना मुंह खोलकर सारा काम खराब कर देगी, इसीलिए उसे स्टोर रूम में बंद करके वहाँ से चली जाती है। सोई जब क्लास में अकेली थी तो उसे एक लॉकर से किसी लड़की के बाल बाहर आते हुए नजर आते हैं। उसने जैसे वो बाल बाहर की तरफ खींची, अचानक लॉकर खुल गया। वहाँ उस बदतमीज लड़की की लाश पड़ी थी जिसकी हालत बहुत बुरी थी। एक तो वो खून से भरी हुई थी, ऊपर से उसे तोड़ मरोड़ कर लॉकर में रखा हुआ था, जो देखकर सोई काफी डर जाती है। अब सोई की वो दोस्त जो स्टोर रूम में बंद थी वहाँ आकर युंजू उसे डराने लगती है, जिससे वो इतना घबरा गई कि दूर दूर जाके गिर रही थी। जबकि उसकी दूसरी दोस्त जिसने उसे स्टोर रूम में बंद किया था वो अपनी कंप्यूटर क्लास ले रही होती है। तभी अचानक वो देखती है कि कंप्यूटर के अंदर से युंजू की आत्मा निकलकर बाहर आ रही है, जिससे वो इतना घबरा गई कि वही नीचे गिर जाती है। वो फौरन उठ के खड़ी हुई और अपनी दोस्त को चेक करने स्टोर रूम में आती है, लेकिन उसकी दोस्त वहाँ मिलने की बजाय उसे वॉशरूम में मिलती है। इसके पूछने पर उसने बताया कि मुझे यहाँ युंजू की आत्मा लेकर आई है और अब वो चाहती है कि हम सारी सच्चाई पूरे स्कूल को बता दे, वरना वो हमारे साथ बहुत बुरा करेगी। ये बताने के बाद वो अपनी दोस्त को धक्का देकर स्कूल की छत पर आ जाती है ताकि यहाँ से कूदकर अपनी जान ले सके, क्योंकि इस तरह डर डर कर वो तंग आ गई थी। तभी यहाँ भी उसकी दोस्त आ गई, समझाने लगती है कि देखो पागल मत बनो, क्यों कर रही हो ऐसा। तो वो जवाब देती है क्योंकि इस तरह सच को अपने अंदर दबाकर मैं नहीं रह सकती और मेरे डैड भी मुझसे प्यार नहीं करते, जब दिल चाहे मुझे पीट के रख देती है। सच ना बताने की वजह से युंजू मुझे डराने आ जाती है, इसीलिए अब मेरा मरना ही ठीक है। इतना कहते ही वो दीवार से कूद जाती है और वही मौके पर उसकी मौत हो जाती है। अब उसे ये सब करता सोए ने भी देख लिया था, इसीलिए वो जल्दी से उसके पास आकर उसकी लाश को अपनी गोद में लेकर रोने लगती है। इतनी ही देर में यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स आ गए। यहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है और क्योंकि इस सब की वजह से सोए सदमे में चली गई थी, इसलिए उसे टीचर संभालती है, जिसके बाद उसे घर भेज दिया जाता है। अब इनकी दूसरी दोस्त दूर से ही खड़ी होकर उसकी लाश को देख रही थी। हालांकि वो उसकी दोस्त थी पर वो उसके पास तक नहीं आती, बल्कि खुश थी क्योंकि उनकी सच्चाई जानने वाली एक लड़की कम हो गई थी। फिर रात के वक्त वो प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है ताकि वो चाबी वापस ले सके, जो कि प्रिंसिपल ने उसे वापस ले ली थी। वो चाबी ढूंढ ही रही थी कि तभी अचानक उसके सामने युंजू की बहन आ जाती है। चाबी उसके हाथ में थी, जिसे दिखाकर वो कहती है चलो बोलो, सारी सच्चाई बता दो। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती, उल्टा उसी के सर पर किसी चीज से वार करके उसे बेहोश कर देती है। बेहोश करने के बाद वो उसके पास जाकर चुपके से कहती है कि तुम्हारी बहन युंजू पागल थी जो सोई की जगह खुद मर गई। ये कहने के बाद वो यहाँ से सीधा चर्च में जाती है। उस रात इन्होंने जो अपनी जान लेने वाला नोट लिखा था उसे जला देती है ताकि उस रात का कोई भी सुराग बच न सके। ये करने के बाद वो सीधा सोई के पास जाती है और उसे कहने लगी कि हमारी उस दोस्त को युंजू ने ही मारा है और अब वो हमें भी नहीं छोड़ेगी, मार डालेगी। तो अब चलो उठो चर्च जाते हैं ताकि गॉड से अपनी गलतियों की माफी मांग सके। ये बात मानकर सोई उसके साथ चर्च में आ जाती है, पर जैसे दोनों एक कमरे में जाने के लिए अंदर गए तो उसकी दोस्त फौरन बाहर आकर दरवाजा लगा देती है और सोई को अंदर ही बंद कर देती है। और अब यहाँ ये राज खोलती है कि उस रात मैंने अपनी जान लेने का प्लान सिर्फ तुम्हें ही मारने के लिए बनाया था, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं हमेशा फर्स्ट आने से रह जाती थी। यानी कि उस रात प्लान के मुताबिक सोई के दोनों दोस्तों ने सोचा था कि इस प्लान में हम सोई को धोखा देंगे, यानी मरने का प्लान होगा तीनों का ही, लेकिन जब कूदने की बारी आएगी तो वो ना कूद कर सिर्फ सोई को ही कुदा देंगी। इसी के साथ हमें पास्ट यानी माजी का वो वक्त दिखाया जाता है जब ये सब कुछ हुआ था, जहाँ चर्च में सोई और उसकी दोनों दोस्तें बैठकर अपनी अपनी जिंदगियों के मसले बता रही थी और जान लेने का प्लान बनाती है। अब जिस दिन इन्होंने अपना ये प्लान सरअंजाम देना था उससे एक दिन पहले सोई की दोनों दोस्तें ये प्लान बनाती हैं कि हम सिर्फ सोई का कूदने में साथ देंगे, पर उसके साथ कूदकर अपनी जान नहीं लेंगे, जिससे सिर्फ वही मरेगी, हमारा काम भी हो जाएगा, किसी को शक भी नहीं होगा। अब प्रेजेंट टाइम में सोई की दोस्त सोई पर हमला कर देती है, उसका गला घोंटकर जान से मारने की कोशिश करती है, फिर तार उसके गले में लपेटकर फांसी से लटका देती है। ऐसा वो इसलिए कर रही थी ताकि सोई के मरने पर सबको यही लगे कि इसने भी अपनी जान ली, जिससे उस रात वाली सच्चाई को जानने वाली आखिरी सोई भी मारी जाए और किसी को कभी भी उस रात के बारे में नहीं पता चलेगा। पर तभी यहाँ युंजू की बहन आ जाती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि युंजू ने उसके जिस्म को पोजेस्ड किया हुआ है, यानी उसे अपने कंट्रोल में कर युंजू उसके अंदर आ गई है। वो यहाँ आते ही अपनी ताकतों से सोई को फांसी से निकाल कर उसकी जान बचा लेती है और अब वो सोई की दोस्त को ही
फांसी पर लटका देती है। तार को वो इतनी जोर से खींचती है कि उसका गला दब जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद अब हमें वो दिन दिखाया जाता है जिस दिन इन तीनों ने अपनी जान लेनी थी। उनका प्लान रात का था, जबकि सुबह को स्कूल टाइम सोए युंजू को बता देती है कि आज मैं अपनी दोनों दोस्तों के साथ अपनी जान लेने वाली हूँ। ये बताते हुए सोए रो रही थी, पर युंजू उसे शांत करती है, ये कहकर कि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगी, तो मैं भी तुम्हारे साथ इस प्लान में शामिल हूँ, आज अपनी जान ले लूंगी। अब इस रात जब वो तीनों अपनी जान लेने का वादा कर रही थी, तो तभी किसी ने चर्च का दरवाजा खटखटाया था, और ये वही सीन था जो हमने शुरुआत में देखा था। उस वक्त हमें ये दिखाया नहीं गया कि उस वक्त दरवाजे पर कौन था, तो अब हम यहाँ जान पाए कि उस वक्त वहाँ युंजू आई थी। सबसे आखिर में वो इसलिए आई थी क्योंकि आने में उसे देर हो गई थी। वो भी आकर अपना खून उस कागज पर डालती है और अब ये चारों एक साथ मरने का फैसला करती है। हालांकि यहाँ सोई युंजू को ऐसा करने से मना भी करती है, लेकिन उसका कहना था कि मैं जीते जी भी और मरने के बाद भी हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तो उसकी बात वो नहीं मानती। इसके बाद वो चारों लड़कियाँ छत पर एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती है ताकि कूदकर अपनी जान ले सके। लेकिन तभी यहाँ सोई की एक दोस्त बेईमानी कर देती है, वो युंजू का हाथ छोड़ देती है, जिससे युंजू नीचे गिरने लगती है। जब तक सोई इस बात को नोटिस करती है काफी देर हो चुकी थी। हालांकि उसे बचाने के लिए सोई युंजू का हाथ भी पकड़ती है, लेकिन तब तक वो नीचे कूदकर मारी जाती है। ये देखकर हमें पता चला कि सोई की दोनों दोस्तें चाहती थी कि युंजू और सोई दोनों एक साथ मर जाएं और वो दोनों बच जाएं, पर यहाँ मरी तो सिर्फ युंजू। प्रेजेंट टाइम में हम युंजू की आत्मा और सोई को छत पर खड़ा हुआ देखते हैं। यहाँ दोनों एक दूसरे को प्यार करती है। यह सोई जज्बाती होकर युंजू से माफी मांगती है, तो वो सोई की गले से लग जाती है। अब सोई देखती है कि ये मुझसे इतना प्यार करती है, इसीलिए उसने फैसला किया कि मैं भी कूदकर अपनी जान ले लूंगी, फिर हमेशा युंजू के साथ रहूंगी जैसा हमने वादा किया था। और वो उसका हाथ पकड़कर छत की दीवार पर खड़ी हो जाती है। जैसे कूदने लगी, युंजू की बहन आकर सोई का हाथ पकड़कर उसे बचा लेती है। तब यहाँ अपनी बहन को देखकर युंजू सोई से कहती है कि तुम मरने की बजाय मेरे साथ जाने की बजाय जिंदा रहो और मेरी बात अब मेरी बहन की बड़ी बहन बनकर उसका ख्याल रखो। जिस पर सोई उससे वादा करती है कि तुम परेशान ना हो, मैं ऐसे ही करूंगी, तुम्हें या इसे कभी भी कोई शिकायत नहीं होगी। ये सुनकर युंजू की आत्मा काफी खुश हो गई और अब वो इन दोनों को हमेशा के लिए छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सोई के हस्बैंड को देखते हैं, जिसने अब दूसरी शादी कर ली थी। वो दोनों जैसे लिफ्ट में गई, हम लड़की का चेहरा देख पाते हैं जो हूबहू युंजू जैसा लग रहा था, जिसका मतलब कि युंजू ने इसको भी पोजेस्ट कर लिया है और अब वो इस लड़की के अंदर आ चुकी है, क्योंकि यहाँ वो उसके हस्बैंड से सोई का बदला लेने आई थी, जिसने सोई के साथ इतना बुरा किया था। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।